हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम एकदम डिफरेंट यूनिक स्टोरी देखने वाले हैं। ये एक मलयालम मूवी है। मूवी का हीरो रेंट में घर ढूंढता है। उसे एकदम अकेला, आसपास कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना, एकदम आइसोलेटेड होना चाहिए। बहुत ढूंढने के बाद जैसा उसने चाहा था वैसे ही उसे एक घर मिलता है, समुद्र के पास, एकदम अकेला, आसपास कोई घर नहीं रहता। उस घर में रोज एक लेटर आता है। हीरो सोचता है कि इससे पहले यहाँ रहने वालों के नाम से ये लेटर है। लेटर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है। उस लेटर के बारे में जब उसे पता चलता है तो वो एकदम हैरान हो जाता है। उस घर से अपनी फैमिली को लेकर अपने दोस्त के घर जाता है। वहाँ भी लेटर आता है। आखिर उस लेटर का राज क्या है? जब उसे पता चलता है कि वो अपनी फैमिली के साथ उस घर में खतरे में है, वो कैसे अपनी फैमिली को उस घर से बचाता है, देखने के लिए चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी का नाम है फिनिक्स। मूवी की शुरुआत में हीरो जॉन विलियम्स अपनी फैमिली के साथ रेंट में घर ढूंढने जा रहे हैं। जॉन एडवोकेट है। उसके ऊपर फ्रॉड का आरोप है, जिस वजह से उसे लायर काउंसलिंग ने काम से निकाल, इसलिए बहुत दूर जाना चाहता है। उसे आइसोलेटेड घर चाहिए। ब्रोकर उसे बहुत सारे घर दिखाता है। उसे कोई भी घर पसंद नहीं आता। ब्रोकर पूछता है कि आपको कैसा घर चाहिए बताइए। वो कहते हैं मुझे एकदम अकेला घर चाहिए, आसपास कोई घर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही उसे आइसोलेटेड, डिस्ट्रैक्शन फ्री घर मिलता है। वहाँ 6 महीने का एडवांस पैसा देना होता है। घर देखते उसे बहुत ही पसंद आता है। ये घर अभी बनकर पूरा हुआ है। इसमें ऑटो और लाइट का काम पेंडिंग रहता है। घर में जॉन की वाइफ डेसी, बड़ी बेटी मारिया, दूसरी बेटी लिडिया, छोटा बेटे टीटू के साथ वहाँ रहने लगता है। रात को टीटू को चिड़िया की आवाज आती है। वो उस आवाज को गौर से सुनता है। तभी डेसी आकर वहाँ पर कैंडल रखती है और अपनी बेटी से पूछती है कि क्या देख रहे हो। टीटू कहता है कि ये चिड़िया बहुत देर से चिल्ला रही है। डेसी कहती है कि वो अपने दोस्त को ढूंढ रही है, शायद उसका दोस्त अभी तक घर नहीं आया होगा। डेसी अपने तीनों बच्चों को सुलाकर लिडिया से कहती है कि ये नई जगह है, तुम्हें वॉशरूम जाना होगा तो मुझे आवाज देना, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। वो तीनों को सुलाकर वहाँ से जाती है। लिडिया देख नहीं पाती, वो अंधी है। वो कैंडल लेके अपने रूम में जाती है। जॉन कहता है कि ब्रोकर ने कहा है कि आज रात को करंट आ जाएगा। उस रात सब सो जाते हैं। जॉन अपने ससुराल में दिए डाउरी से खुश नहीं है। वो अपने ससुर के ऊपर केस डालना चाहता है। उसके लिए वो अपनी वाइफ को उसके पिता के खिलाफ पिटीशन पर साइन करने को कहता है। जॉन को उसी एरिया में एक लॉयर के पास काम मिल जाता है। जॉन घर आता है। उसके बेटे टीटू पेड़ को ही देख रहा है। वो पूछता है कि क्या हुआ, क्या देख रहे हो तुम? टीटू कहता है कि रात पर इस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया चिल्ला रही थी, अब वो नहीं दिख रही है। वो चिड़िया की आवाज निकाल कर चिल्लाता है। दूसरी जब उसकी बहन वैसी आवाज निकालती है, वो उसके पास भाग जाता है। हीरो घर के अंदर जाता है। उसे एक लेटर मिलता है। उस लेटर के ऊपर फ्रेडी पैराडाइज विला लिखा रहता है। हीरो सोचता है कि इससे पहले फ्रेडी नाम का कोई यहाँ रहता होगा, उसी के नाम से लेटर आ रहा है। शायद लेटर भेजने वाले को मालूम नहीं कि वो यहाँ से चला गया। वो लेटर को ला के बुक के अंदर रखता है। उस रात को लिडिया को दिखाते हैं। वो धीरे धीरे ड्रेसिंग टेबल के पास जाती और बैठकर मेकअप करने लगती है। उसके पीछे एक लेडी का शैडो दिखता है। तभी पानी पीने के लिए जॉन बाहर आता है। वो अपनी बेटी को देखकर पूछता है यहाँ क्या कर रही हो। वो बताती कि उसे नींद नहीं आ रहा। वो उसे उठा के सुलाता है। हीरो पानी पीने लगता है। उसे चिड़िया की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। विंडो से बाहर देखता है। पेड़ के ऊपर एक छोटी सी चिड़िया इस घर को देख के चिल्ला रही है। हीरो विंडो को क्लोज करके आके सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो चिड़िया घर के सामने मर गई रहती है। ये देख टीटू बहुत सैड हो जाता है। वो उस चिड़िया को वहीं पर दफनाता है। घर के अंदर दिखाते हैं हीरो काम के लिए निकल रहे हैं। उसकी बड़ी बेटी स्कूल के लिए तैयार होती है। घर से बाहर आते हीरो देखता है कि उसी नाम से एक और लेटर आया है। उस लेटर को ले जाके फिर से बुक के अंदर रख देता है। घर के पास एक दुकान रहता है। उस दुकानदार से जॉन पूछता है कि इससे पहले इस घर में फ्रेडी नाम का कोई रहता था क्या? अब वो कहाँ रहता है? वो दुकान वाला कहता है नहीं सर, आप लोग इस घर में पहले आए हैं, इससे पहले यहाँ कोई नहीं रहता था। हीरो सोचते हुए जाता है कि हम लोग ही पहले इस घर में आए हैं, तो ये लेटर किसके नाम से आ रहा है? तभी उसकी नजर एक पोस्टमैन के ऊपर पड़ती है। जाके पोस्टमैन से कहता है कि पैराडाइज विला में हम लोग रहते हैं, लेकिन आप फ्रेडी नाम का किसी का लेटर वहाँ पे रोज देके जा रहे हैं। पोस्टमैन कहता है कि मैंने तो कोई लेटर वहाँ पे नहीं दिया। लेटर में क्या एड्रेस था? हीरो कहता है कि एड्रेस तो कुछ नहीं, सिर्फ नाम लिखा था और पैराडाइज विला लिखा था। पोस्टमैन कहता है कि जब एड्रेस ही नहीं है तो मैं कैसे ला के दे सकता हूँ? हीरो सोचते हुए घर जाता है। पोस्टमैन लेटर नहीं दिया, इससे पहले भी कोई आ नहीं रहता था, फिर कैसे फ्रेडी नाम का लेटर रोज घर में आता है? घर आकर देखता है कि बाहर में फ्रेडी नाम का फिर से एक लेटर आया है। हीरो कहता है कि इस लेटर को पढ़ के देखना ही होगा। ये लेटर कौन भेज रहा है, शायद इसमें लिखा हो। हीरो जो पहले लेटर आया था उसे ओपन करता है। वो लेटर पढ़ना चालू करता है। अपन को एक फैंटेसी वर्ल्ड जैसे दिखाता है। वहाँ पर एक लड़की बैठे एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है। वो लेटर में क्या लिखा है पढ़ती है। वो लेटर वो अपने बॉयफ्रेंड फ्रेडी के लिए लिखी है। ये एक लव लेटर है। लेटर के लास्ट में गुलाब की फूल का सिंबल रहता है। हीरो समझ जाता है कि इस लेटर को जिसने लिखा है उसका नाम रोज है। दूसरा लेटर ओपन करके पढ़ता है। उसमें लिखा रहता है कि कल उसका बर्थडे था, ये किसी को भी याद नहीं है। ये जान के मुझे बहुत दुख हुआ। फ्रेडी, तुमने मेरे बर्थडे में सरप्राइज गिफ्ट दिया था, वो मुझे आज भी याद है। तुम्हारी तरह तो कोई हो भी नहीं सकता। लेटर को हीरो पढ़ता है। तभी उसकी बड़ी बेटी मारिया खीर लेकर वहाँ आती है। हीरो मारिया से पूछता है कि आज घर में खीर बना है, क्या बात है? मारिया कहती है कि कल माँ का बर्थडे था, हमें से किसी को भी याद नहीं, माँ भी भूल गई थी, इसलिए उसने आज खीर बनाया है। हीरो अपनी वाइफ का बर्थडे को भूल गया। उस लेटर में वो कंटेंट लिखा है। हीरो को बहुत शौक होता है। जॉन सुबह शाम घर को चेक करता है कि कोई जानबूझ के तो लेटर डाल के नहीं जा रहा है, कोई मुझे तंग करना चाहता है। रात को गेट के पास जाके भी चेक करता है।
कहीं कोई रात को तो लेटर डाल के नहीं चला गया। जॉन सुबह घर के बाहर बैठा रहता है। तभी टीटू आकर उसके पिताजी से पूछता है कि आप क्यों बाहर बैठे हो। वो टीटू से कहता है कि कोई हमारे साथ खेल रहा है, वो कौन है उसे पकड़ने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। तभी वह न्यूज़पेपर वाला आके पेपर डालता है। हीरो पेपर को अच्छे से झाड़ के देखता है, कहीं न्यूज़पेपर के अंदर से कोई लेटर डाल के तो नहीं भेज रहा है, लेकिन पेपर में कुछ नहीं रहता। न्यूज़पेपर को झाड़ते हुए देखता है, जहाँ पे जॉन बैठा था उस जगह पे लेटर रहता है। एकदम हैरान होता है, क्योंकि उतनी देर से वहीं पे बैठा था तब तो कोई लेटर नहीं था। जैसे वहाँ से उठ के वहाँ पे एक लेटर है, ये सोचते हुए बैठा रहता है। कोर्ट में भी यही सोच के बैठा रहता है। अपने फ्रेंड अमीर को उस लेटर के बारे में बताता है। अमीर लेटर को पढ़ के कहता है रोज अपने बॉयफ्रेंड फ्रेडी को कितना प्यार करती, इस लेटर से ही पता चलता है। उसके लिखे एक एक शब्द में प्यार का रस टपक रहा है। हीरो कहता है पहले उस लेटर को ठीक से पढ़ो, मैं अपनी वाइफ का बर्थडे को भूल गया। इस लेटर में कैसे लिखा है, आज चौथा लेटर आया है, उस लेटर को पढ़ो। मैं अपनी बेटी के साथ जो बात कर रहा था वो उस लेटर में लिखा है। उन्होंने अपनी बेटी से कहा था कि कोई मुझसे खेल रहा है, वो कौन है उसे पकड़ने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। उस लेटर में लिखा है कि फ्रेडी वो आदमी मुझे चोर समझ रहा है, वो मुझे पकड़ना चाहता है। अच्छा ठीक है वो सब छोड़ो, तुम जब भी मुझे देखती थे ये गाना गाते थे, जूली जूली डू यू लव मी, वो दिन कितना खूबसूरत दिन था। आमिर जॉन से कहता है कि तुम्हें ये गाना याद है। जॉन कहता है क्या गाना। वो कहता है कि अपन कॉलेज में पढ़ते समय मोहन नाम के एक लड़का हर लड़की को देख के गाना गाता था, वो गाना इसमें लिखा है। जॉन कहता है हाँ मुझे याद आया। दूसरी तरफ घर में दिखाते हैं, बाहर जोर से हवा चलती है। डेसी सूखे हुए कपड़े को निकालती है। लिडिया रेडियो में कुछ सुन रही है। टीटू कपड़े के पीछे खड़ा रहता है। डेसी उसे देख के डर जाती है। वो कहता है कि जो चिड़िया मर गई उसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। वो घर के अंदर जाके विंडो से बाहर उस पेड़ के ऊपर देखता है, उसे उस चिड़िया की आवाज आती है। आवाज घर के अंदर जमीन के नीचे से आती है। वो अपना कान रख के सुनता है, जमीन के नीचे से उसे कुछ गाने की आवाज आती है। जॉन काफी परेशान घर आता है। घर में सबको देखते हुए आता है। डेसी खाना बना रही है, उसकी बेटी पढ़ रही है। टीटू बैठ के होमवर्क कर रहा है। वो गाने को गुनगुनाते हुए होमवर्क कर रहा है। हीरो पास जाके देखता है, टीटू जूली डू यू लव मी बोल के गाना गा रहा है। ये गाना सुनते हीरो एकदम शॉक हो जाता है। टीटू से पूछता है कि ये गाना तुम्हें कैसे मालूम, माँ ने सिखाया है क्या। वो कहता है नहीं, मुझे उस जमीन के नीचे से सुनाई दी। ये सुनते हीरो अपनी फैमिली को लेकर आमिर के घर चला जाता है। घर में हो रही सारी बातों को बताता है। आमिर कहता है कि पहले उस घर को खाली करके दूसरी जगह जा। जॉन कहता है कि 6 महीने का एडवांस मैंने पहले ही दे रखा है। वो कहता है ठीक है, 1 महीने का पैसा दे दे, बाकी 5 महीने का पैसा ओनर से तू ले ले। हीरो ओनर थॉमस के घर जाता है। उसे कहता है कि मैं घर को खाली करना चाहता हूँ, एडवांस का पैसा हमें वापस दे दीजिए। थॉमस कहता है घर खाली करना है तो खाली करके जाओ, लेकिन एडवांस वापस नहीं मिलेगा। वहाँ काम करने वाले एक आदमी कहता है कि ये पैसा आपको नहीं देने वाला, पैसे को तो आप भूल ही जाइए, जल्दी से जल्दी घर खाली करके वहाँ से चले जाइए, क्योंकि दिक्कत जमीन पर है। जहाँ पर वो घर बना है वहाँ पहले शमशान था। वहाँ पर एक प्रीस्ट ब्रेसिंग के लिए आया, उसने वहाँ कुछ भयानक चीजें देखी। लॉन्ग शॉट में उस जगह को दिखाते हैं। वहाँ पूरा शमशान घाट रहता है। ये सुन जॉन बहुत परेशान होता है। आमिर की वाइफ सबके लिए खाना बना रही है। गैस अपने आप बंद हो जाता है। वो फिर से गैस को ऑन करती है, कहाँ जल जाता है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जॉन घर आता है। डेसी उसे सारी बातें बताती है। वो बहुत सोच में पड़ जाता है। तभी हवा में पेपर को पलटने की आवाज आती है। वो टेबल के ऊपर देखता है कि पुरानी फाइल के अंदर एक लेटर है। उसे घर में जो लेटर आता था वो लेटर उसके दोस्त के घर में आया है। वो ओपन करके देखता है। उस लेटर में लिखा रहता है कि एक बार जो मेरा गेस्ट बन गया वो हमेशा के लिए मेरा गेस्ट बना रहेगा। उस लेटर को लेकर हॉस्पिटल आता है। आमिर से कहता है कि मुझे अपनी फैमिली को लेकर तेरे घर नहीं आना था, हम लोग के कारण तुम्हारी वाइफ का ऐसा हुआ। वो कहता है कि बकवास बंद कर, ये एक फायर एक्सीडेंट है, इसमें तुम लोग क्या कर सकते हो। लेटर को देखकर कहता है कि वो हम लोगों को नहीं छोड़ेगी, मैं अपनी फैमिली को लेकर अपने घर चला जाता हूँ, वो मेरे पीछे नहीं छोड़ेगी, उसे मुझे अकेले फेस करना होगा। आमिर कहता है कि तुम अपनी फैमिली की जान खतरे में डालना चाहते हो, उस घर में वापस मत जाओ, इसका जरूर कोई रास्ता होगा। जॉन कहता है एक रास्ता है, फ्रेडी कौन है अगर हम पता लगा लेंगे तो इसे हम बच सकते हैं। घर के आसपास के दुकानों में जाके फ्रेडी के बारे में पूछताछ करते हैं। दुकान वाले से फ्रेडी रोज नाम का कोई यहाँ रहता था पूछते हैं। वो कहते हैं यहाँ तक मुझे मालूम है कि ऐसा नाम का कोई इस गाँव में नहीं रहता है। बहुत सारे लोगों से फ्रेडी के बारे में पूछताछ करते हैं, किसी को भी फ्रेडी और रूस के बारे में नहीं पता। एक आदमी कहता है कि पीटर नाम का एक आदमी बहुत सालों से यहाँ पे रह रहा है, शायद उसे इन लोगों के बारे में पता हो। पीटर को देखने जाते हैं। पीटर बताता है कि 80s में यहाँ समुद्र का पानी आ गया था, जिससे 8-10 परिवार बह गए, हो सकता है उसमें रोस और फ्रेडी भी हो। यहाँ जब सी वॉल बनी तो थॉमस ने उस विला को अपने कब्जे में कर लिया और अपने नाम लिखवा लिया। एक दिन प्रीस्ट वहाँ आए थे, उसने जो वहाँ देखा उसे थॉमस को बताया। थॉमस उन्हें वहाँ से भेज देता है और वो बात को दबा देता है ताकि किसी को इस बारे में पता न चले। उसे उस घर से प्रॉफिट चाहिए। ये बात अगर किसी को पता चलेगी तो वहाँ की प्रॉपर्टी का रेट कम हो जाएगा और कोई ऋण पे भी नहीं आएगा। थॉमस के घर के लिफ्ट पोर्शन की एक हिस्ट्री है। 70s में घर बनने से पहले वहाँ कुछ लोग रहते थे। वहाँ कालरा नाम की बीमारी की वजह से सब लोग मर रहे थे। बीमारी वाटर और फूड की वजह से हो रही थी। वहाँ पर किसी को भी जलाया नहीं गया, सबको दफनाया गया। उनमें रोस या फ्रेडी भी हो
सकते हैं। तब चर्च के प्रीस्ट फादर फ्रांसिस थे। तब रोम में पढ़ के आए हुए प्रीस्ट फादर फ्रांसिस, इतने लोग मर गए कि दफनाने के लिए जगह नहीं थी। तब पास्टर ने समुद्र के किनारे जहाँ पर आप लोग रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोगों को दफनाए। कालरा में जो लोग मर गए थे उन्हें समुद्र के किनारे ही दफनाए हैं। उनमें रोज और फ्राइडे भी हो सकते हैं। जॉन अपनी फैमिली को लेकर होटल में आते हैं। जॉन अपने बच्चों से कहता है कि अपन फिर से उसी घर में जाने वाले हैं। हम सब एक गेम खेलने वाले हैं। उस गेम में कोई किसी से बात नहीं करेगा, साइन लैंग्वेज से बात करेंगे। जॉन इसलिए बात करता है कि क्योंकि जो बात करते हैं वही बात लेटर में आती है। अपनी वाइफ और बच्चों की बातें सब समझा के घर आता है। रात को घर में सब डिनर करते हैं। सब एकदम शांत रहते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता। तभी फोन रिंग होती है। टीटू जाके फोन उठाने जाता है। जॉन एक्शन से कहता है कि नहीं, फोन मत उठाओ, हमें बात करना ही नहीं है। वो भी एक्शन से कहता है ठीक है, मैं फोन नहीं उठाऊंगा। डेसी को चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सिर्फ उसे ही सुनाई देती है। डेसी चारों तरफ देखती है, उसे कहीं भी चिड़िया नहीं दिखाई देती, सिर्फ उसकी आवाज आती है। उसे लगता है कि जरूर कुछ होने वाला है। वो बच्चों को सुलाकर जाकर सो जाती है। रात को घर के बाहर दिखाते हैं। टीटू ने जिस चिड़िया को दफनाया था वो चिड़िया जमीन से जिंदा ऊपर आती है और सीधे टीटू के रूम में जाती है और उसके सामने फड़फड़ाती है। उसे देख टीटू खुश हो जाता है कि चिड़िया वापस आ गई। चिड़िया बाहर जाती है। टीटू उसके पीछे पीछे बाहर आता है। चिड़िया घर के बाहर जाती है। टीटू भी उसके पीछे घर के बाहर आता है। चिड़िया टीटू को धीरे धीरे समुद्र किनारे लेकर आती है। टीटू देखता है वहाँ पूरा शमशान घाट रहता है। एक एक क्रॉस के ऊपर बिल बंधा रहता है। टीटू ये सब देख के डर जाता है। तभी वो देखता है कि दूर में कोई बैठा है। ऐसा दिखता है कि कोई लड़की वहाँ बैठी है। टीटू उस लड़की के पास जाकर उसके शोल्डर में हाथ रखता है। वो लड़की घूम के देखती है। बच्चों की चिल्लाने की आवाज आती है। जॉन और डेसी बच्चों के रूम में जाते हैं, लेकिन उनका रूम अंदर से बंद रहता है। अंदर बच्चे लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। जॉन डोर को तोड़ने की कोशिश करता है। डोर नहीं टूटता। की होल से अंदर देखता है। अंदर ब्लैक कलर का एक शेडो के चारों तरफ ग्लो कर रहा है। ये देख वो डर जाता है, लेकिन किसी भी तरह बच्चों को बचाना है, बल्कि फिर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। दरवाजे को तोड़ के अंदर जाता है। बच्चे डरे हुए रहते हैं। बच्चे डरते हुए कहते हैं वहाँ पे एक भूत खड़ा था। जॉन कहता है डरो मत, वो बुरा सपना होगा, हम लोग है ना, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। सुबह घर में फिर से एक लेटर आता है। जॉन लेटर को पढ़ता है। इस बार रोज लेटर को बहुत गुस्से में लिखी है। फ्रेडी, यहाँ सब लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। तुम कब घर आओगे? यहाँ कालरा नाम की बीमारी फैल रही है। बहुत सारे लोग कालरा में मर रहे हैं। सबको अपने घर के पास दफना रहे हैं। जल्दी वापस आ जाओ फ्रेडी। अपने घर में आए हुए गेस्ट में से एक को बुखार हो गया है। बुखार टीटू को हुआ रहता है। उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर टीटू का ब्लड टेस्ट लेकर उन्हें वापस घर भेज देता है। घर वापस आते समय डेसी जॉन से कहती है उस घर में सब कुछ नेगेटिव ही हो रहा है। आपने उसे सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं सोच रही हूँ कि पास्टर को बुलाकर प्रेयर करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। जॉन चर्च जाकर पास्टर को अपने घर बुलाता है। पास्टर भी आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी चर्च के सेक्रेटरी आकर कहते हैं कि इन्होंने जो 2 नाम दिया था, फ्रेडी और रोज, उस नाम से कोई भी हमारे चर्च में नहीं है। तभी फादर को डॉक्टर के पास से कॉल आती है। डॉक्टर, टीटू को क्या प्रॉब्लम है? जॉन को बताने के बजाय क्यों फादर को बता रहे हैं? डॉक्टर फादर से कहते हैं कि बहुत साल पहले जो हादसा हुआ था वो फिर से ना हो, इसलिए मैं आपको फोन किया हूँ। जॉन नाम का एक आदमी जो इस गाँव में नया आया है, वो अपने बेटे के ट्रीटमेंट के लिए आया था। मैंने उस बच्चे के ब्लड को टेस्ट करके देखा। ब्लड का रिजल्ट अभी आया है। रिजल्ट को देखते ही मुझे डर लगने लगा, क्योंकि उस बच्चे को कालरा होने की संभावना है। उसे कंफर्म करने के लिए मैं फिर से ब्लड को दूसरी जगह टेस्ट के लिए भेज रहा हूँ। इस केस को आपको ही डील करना होगा, इसलिए मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ। सीधा जॉन के पास आकर पास्टर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलने वाला था, अचानक मुझे कुछ काम आ गया। तुम घर जाओ। तुमने जो 2 लोगों का नाम दिया था वो नाम मैं पुराने फाइल में ढूंढता हूँ, उसके बाद मैं घर आता हूँ। जॉन सीधा घर जाता है। डेसी पूछती है कि फादर क्यों नहीं आए? आप तो उन्हें लेने गए थे ना? तभी जॉन को पास्टर के पास से फोन आता है। वो जॉन से सॉरी कहते हैं क्योंकि वो घर नहीं आ पाए। मैंने पुराना फाइल पूरा चेक किया। 71 के एक इन्विटेशन मैंने देखा है। उसमें लड़की का नाम मार्गरेट और लड़के का नाम फ्रेडी है। यहाँ मार्गरेट का एड्रेस है, उससे आपको फ्रेडी के बारे में पता चल जाएगा। जॉन फादर से कहता है कि बाकी की बातें मैं आकर करता हूँ। तभी जॉन की बड़ी बेटी मारिया हीरो को घूर के देखती है। हीरो को देखते हुए कहती है कब फ्रेडी को मेरे सामने लेकर आओगे? बोलते हुए अपने फिंगर को तोड़ लेती है। हीरो मारिया के सामने गिड़गिड़ाता है, जितनी जल्दी हो सके मैं फ्रेडी को ढूंढ लाऊंगा, मेरी बेटी को छोड़ दो। थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाती है। 2 लोग आइसोलेटेड सूट पहनकर मारिया का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि उनके घर में टीटू को कालरा है, इसलिए वो लोग ऐसे आते हैं। हीरो अपने दोस्त के साथ मार्गरेट को ढूंढने जाता है, क्योंकि उनके साथ ही फ्रेडी की शादी हुई है। उनसे मिलने से फ्रेडी के बारे में पता चलेगा। वहाँ एक फंक्शन चलता है। मार्गरेट एक डॉक्टर है, उन्हें मेडिकल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का पोस्ट मिला है, इसलिए फंक्शन चल रहा है। एक आदमी स्टेज में कहता है कि मार्गरेट को ये पोस्ट मिलने का फुल सपोर्ट रहने वाले इंसान को मैं स्टेज में बुलाता हूँ। वो इंसान और कोई नहीं, मार्गरेट के पति मिस्टर जॉन फ्रेडी बोलता है। तभी वहाँ एक ट्विस्ट दिखाते हैं। उनके पति का नाम डॉक्टर राजू बताते हैं। फंक्शन खत्म होने के बाद जॉन और अमीर मार्गरेट से बातें करते हैं। जॉन उनसे पूछता है कि हम लोग फ्रेडी के बारे में जानने आए थे, हमने सोचा था कि फ्रेडी आपके पति हैं। मार्गरेट कहती है कि मेरी शादी फ्रेडी से नहीं हुई, हम दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन अचानक से फ्रेडी गायब हो गए। उसके बाद से आज तक मैंने फ्रेडी को नहीं देखा। कुछ सालों बाद मैंने डॉक्टर राजू से शादी कर ली। इसके बाद फ्रेडी के बारे में पूछने यहाँ मत आएगी, उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं। जॉन को सारा रास्ता बंद दिखता है। वो सोच रहा था कि फ्रेडी के बारे में पता चल जाएगा, वो फ्रेडी को उस भूत के पास लेकर जाएगा। जॉन को पता चलता है कि पास्टर फ्रांसिस दोबारा इस गाँव में आए हैं। उनको ब्लड कैंसर का 4th स्टेज चल रहा है। वो सिर्फ 6
मैंने जिंदा रह सकते हैं। दोनों पास्टर से मिल ली। पास्टर जहाँ रुके वहाँ जाते हैं। पास्टर के सामने पूरे लेटर को जॉन डालता है। पास्टर लेटर को पढ़ते ही कहते हैं, एना रोज जॉर्ज वो एक एंजल थी, वो दोबारा फ्रेडी के लिए वापस आएगी, मुझे मालूम था। वो एक फ्लैशबैक बताते हैं। 1970s में एक फैमिली कार से जा रही है। जो कार चला रहा है वही फ्रेडी है। उसके साथ उसके माँ पिताजी हैं। उनकी फैमिली बहुत ही रईस है। फ्रेडी की माँ पिताजी फ्रेडी को एक रईस लड़की से शादी कराना चाहते हैं, लेकिन फ्रेडी कहता है कि मैं अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा। एक दिन रात को फ्रेडी बोट में जाते समय बोट में सिस्टर के साथ एक लड़की को देखता है। ये लड़की एना रोज जॉर्ज है। फ्रेडी को एना पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। उस गांव के सिस्टर लोग फ्रेडी से फ्रेंडली बात करते हैं। वो एक अच्छा लड़का है, सबको मालूम है। एना के बारे में बताते हैं। एना एक अनाथ लड़की है, उसके माँ पिताजी नहीं है। कुछ साल कोचिन में काम करके पैसा जमा करके लाई है। गाँव के ऑर्फनेज में पली बड़ी है। इस गांव में बिजनेस करने की उसकी इच्छा है। फ्रेडी हमेशा एना के आगे पीछे घूमता है। उसे एना बहुत पसंद है। एक होटल खोलने की इच्छा है। समुद्र के किनारे एक लैंड को खरीदती है। अपना बिजनेस चालू करती है, लेकिन ये कुछ लोगों को पसंद नहीं। एना रोज को आके धमकाते हैं। फ्रेडी एना के सपोर्ट के लिए खड़े होता है और उन लोगों से मार खाता है। फ्रेडी एना को इम्प्रेस करने के लिए हमेशा होटल के सामने आके बैठा रहता है। ये देख एना उसे कहती है कि मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मैंने कुछ पैसा जमा करके बिजनेस चालू किया है, मुझे प्यार में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। वहाँ से सैड होकर फ्रेडी घर आता है। फ्रेडी के पिताजी अपने दोस्त की बेटी मार्गरेट से फ्रेडी की शादी की बात कर रहे हैं। उन्हें देखते ही फ्रेडी वहाँ से बाहर चले जाता है। उस दिन रात को फ्रेडी एना से, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं, पूछने के लिए वो जहाँ पर है वहाँ जाता है। वहाँ के सिस्टर लोग उसे देख लेते हैं। सिस्टर्स लोग कहते हैं कि हम लोगों ने तुम्हें अच्छा लड़का समझा था, तुम कैरेक्टरलेस हो, पुलिस को कॉल करना ही होगा। तभी वहाँ एना आती है और कहती है, ये मुझे देखने ही आया है, हम दोनों बहुत दिनों से प्यार कर रहे हैं, मुझसे मिलने यहाँ आया है। सिस्टर एना से कहती है, इस पवित्र जगह को तुम बदनाम कर रही हो, तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो। एना को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। एना के होटल में आते हैं। एक रोमांटिक सॉन्ग चलता है। फिर एना को अपने घर लेकर आता है और अपने माँ पिताजी से कहता है कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। उसके पेरेंट्स फ्रेडी को रईस लड़की से शादी करना चाहते थे। वो कैसे ही अनाथ लड़की को अपनी बहू बनाते, फ्रेडी को घर से बाहर भेज देते हैं। दोनों होम स्टे पर अपना लाइफ स्टार्ट करते हैं। उनको बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है। एना ये सब हैंडल कर लेती है, लेकिन फ्रेडी को ये सब नया लगता है, क्योंकि वो तो एक रईस घर का बेटा है। उसे कभी पैसे की कमी महसूस नहीं हुई। फादर फ्रांसिस उस होम स्टे पर आकर स्टे करते हैं। फिर बहुत से फॉरेनर्स आके वहाँ पे रुकते हैं। उनका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसी गांव में होटल बिजनेस करने वाला एक आदमी गवर्नमेंट को पैसा देकर एना रोज के होटल का लाइसेंस कैंसिल करने को कहता है। एना रोज का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। एना कहती, मैं पीछे नहीं हटूंगी, ये मेरा लक्ष्य है। फ्रेडी एना को सपोर्ट करता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फ्रेडी अपनी स्टडी के लिए एक बुक खरीदने के लिए शॉप जाता है। बुक का रेट ज्यादा रहता है, उतना पैसा उसके पास नहीं रहता। वो उदास बैठ जाता है। तभी वहाँ उसके पिताजी आते हैं। वो फ्रेडी से कहते हैं कि यही तुम्हारा लाइफ है, तुम एक PhD स्टूडेंट हो, तुम्हारा एम्बिशन क्या है? यहाँ से अमेरिका जाके रिसर्च करना। इस होम स्टे में एक अनाथ लड़की के साथ अपना लाइफ वेस्ट कर रहे हो। उस बुक को खरीद कर देके जाते हैं। फ्रेडी को उसके पिताजी की बातें माइंड में घूमती रहती। फ्रेडी डिसाइड करता है कि उसकी स्टडी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एना का बिजनेस बंद हो जाता है। कुछ दिनों से एना के साथ फ्रेडी ठीक से बात नहीं करता। वो अपनी स्टडी को कंप्लीट करना चाहता है। फ्रेडी एना से कहता है कि मैड्रास में मैं अपनी स्टडी को पूरा करके आता हूँ, अपन दोनों के लिए अलग रहना ही बेहतर है। एना उसे नहीं रोकती, क्योंकि फ्रेडी की खुशी उसकी खुशी है। पहली बार एना रोज और फ्रेडी बिछड़ते हैं। एना को बहुत दुख होता है, फिर भी वो फ्रेडी को खुशी खुशी भेजती है। फ्रेडी मैड्रास जाकर एक रूम में रहता है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करता है। एना रोज फ्रेडी के लिए लेटर लिखती है। फ्रेडी लेटर को पढ़ता है, लेकिन रिटर्न लेटर उसे नहीं भेजता। एक दिन फ्रेडी के पिताजी फ्रेडी को देखने अपनी वाइफ और मार्गरेट्स को लेकर आता है। उनकी इच्छा है कि इस लड़की से अगर वो शादी कर लेगा तो उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी। वो कहते हैं कि मार्गरेट्स भी यहीं पर पढ़ती है। फ्रेडी उस लड़की के साथ क्लोज होने लगता है। दूसरी तरफ एना रोज फ्रेडी के रोज लेटर लिखती है और उसकी यादों में रहती है। लेकिन यहाँ फ्रेडी धीरे धीरे से चेंज होते जा रहा है। मार्गरेट के साथ बहुत ही क्लोज होते जा रहा है। एना को लाइसेंस फिर से मिल जाता है। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आना चालू कर देते हैं, लेकिन ये बात एना को खुशी नहीं देती। उसकी खुशी तो फ्रेडी है। वो फ्रेडी की यादों में जी रही है। तभी उस गाँव में एक बीमारी के कारण बहुत सारे लोग मरते जा रहे हैं। तभी पता चलता है कि इस बीमारी का नाम कालरा है। तब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। लोगों को इस बीमारी से बचाने की कोशिश करते हैं। वहाँ के डॉक्टर मार्गरेट के पिताजी हैं। बहुत सारे लोग मरने लगते हैं। दफनाने के लिए जगह भी नहीं रहती। तभी फादर फ्रांसिस कहते हैं कि लोगों को समुद्र के किनारे दफनाएंगे। पास्टर फ्रांसिस बताते हैं कि ये बीमारी रोम और फ्रांस में भी चल रही है। इस बीमारी में एक प्रॉब्लम है, लोग मर गए हैं, पता नहीं लगा सकते। उनका पर्स चेक करते हैं, पेशेंट का पर्स नहीं रहता। वो मर गए सोचते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो जिंदा रहते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को जिंदा दफना देते हैं। वो जिंदा है या मर गए हैं उन्हें पता नहीं चलता। इसलिए रोम में दफनाते समय हाथ में एक रस्सी को बांध देते हैं। उस रस्सी का दूसरा भाग क्रॉस के ऊपर लगे बेल में बंधा रहता है। दफनाने के बाद अगर उन्हें कॉन्शियस
होश आ गया तो वो अपना हाथ को हिलाते हैं, जिससे बाहर की घंटी बजती है तो लोगों को पता चल जाता है कि वो जिंदा है। उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। उस आइडिया को फादर यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत सारी लाशों को दफनाते हैं बिल सहित। ये सब एना रोज देखती है क्योंकि उसके घर के सामने सबको दफनाते हैं। एना फ्रेडी को लेटर लिखती है। अपने घर के सामने बहुत सारे लोगों को दफना रहे हैं। कालरा नाम की एक नई बीमारी आई है जिससे बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तुम इस गाँव में मत आओ। पास के गाँव में अगर मुझे फोन करो मैं तुमसे आके मिलूंगी। फिर हम यहाँ से कहीं बाहर चले जाएंगे। ये सब खत्म होने के बाद फिर वापस अपने गाँव आएंगे, फिर से अपनी जिंदगी को शुरू करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ फ्रेडी एना के लेटर को पढ़ना ही बंद कर दिया। उसी समय एना को भी कालरा आ जाता है। वो वॉमिट करते हुए घर से बाहर आती है। वहाँ पे एक छोटी सी चिड़िया मरी रहती है। वो समझ लेती है कि उसे भी बीमारी आ गई है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। उसकी कंडीशन बहुत बैड रहती है। ये बात फ्रेडी को मालूम चलते ही एना को देखने के लिए आता है। वो आकर देखता है कि एना मरी है। उसके पास फ्रेडी के पिताजी और मार्गरेट्स के पिताजी बैठे हैं। मार्गरेट्स के पिताजी कहते हैं कि मैं इस लड़की को नहीं बचा सकता। वो एना को देखकर बहुत रोता है क्योंकि एना ने जो लेटर भेजा उसे पढ़ने का भी उसके पास समय नहीं था। वो बहुत ही गिल्टी फील करता है। रोते हुए वहाँ से बाहर जाता है। उसके बाहर जाते ही एना को दिखाते हैं उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। ये एक नर्स देख लेती है क्योंकि एना अभी तक मरी नहीं है। ये बात फ्रेडी के पिताजी और डॉक्टर को पता चलती है। फ्रेडी के पिताजी कहते हैं कि फ्रेडी ये लड़की मर गई सोच रहा है, इस लड़की का कोई इलाज नहीं करना, इसे ऐसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इसका इलाज नहीं करेंगे तो अपने आप मर जाएगी। तभी वह फ्रेडी दौड़ के आता है और कहता है एना रोज अभी तक मरी नहीं, जिंदा है। जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाइए, पास के गाँव में ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फ्रेडी के पिताजी कहते हैं कि हम लोग एम्बुलेंस को नहीं बुला सकते। एम्बुलेंस को बुलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। फ्रेडी अपने पिताजी से कहता है कि आपके पास पैसे नहीं है बल्कि झूठ मत बोलिए, आप लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं। तभी डॉक्टर कहता है कि यहाँ पे हर जगह में बीमारी फैल रही है। इस बीमारी का ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं है। आसपास के गाँव में बेड भी नहीं है और डॉक्टर्स भी नहीं है। अगर हम इस लड़की को एम्बुलेंस में लेके जाएंगे तो उसके साथ एक डॉक्टर एक नर्स जाना है, लेकिन उतनी सुविधा हमारे पास नहीं है कि एक पेशेंट के लिए डॉक्टर और नर्स भेजे। वो बहुत वीक है। अगर ऐसे लेके जाएंगे तो भी आधे रास्ते में मर जाएगी। तभी उनको पता चलता है कि एना रोज मर गई है। फिर से फ्रेडी एना को देखकर रोने लगता है। एना को दफनाने के लिए लेकर आ जाते हैं। समुद्र के किनारे एना को दफनाने से मना करते हैं क्योंकि एना अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, इसलिए उसे एक जलील लड़की कहते हैं। ये सुन के पास्टर का दिल बहुत दुखता है। वो कहते हैं कि एना रोज को उसके घर के सामने दफना देते हैं। जिस लैंड में एना रोज ने अपनी जिंदगी शुरू की थी उसी लैंड में उसे दफनाते हैं। एना रोज को दफनाते समय उसके हाथ में रस्सी को बांधते हैं, दूसरी तरफ की रस्सी को बिल में बांधते हैं। ऐसे ही एना रोज की कहानी खत्म हो गई सोचते हैं। उस दिन रात को बहुत बारिश होती है। बारिश का पानी एना रोज को दफनाए उसके अंदर जाता है। पानी एना रोज के ऊपर गिरते उसे कॉन्शियस आ जाता है। एना रोज अभी तक मरी नहीं है। फिर से वो जिंदा आई है अपने लवर के साथ रहने। फ्रेडी के इंतजार में उसकी जान अभी तक नहीं गई है। वो अपने हाथ को हिलाने लगती है जिससे बेल बजने लगता है। ये साउंड वहाँ के वॉचमैन को सुनाई देता है, लेकिन तेज बारिश की वजह से हवा से बेल बजा होगा सोच के वो देखता रहता है। एना फ्रेडी से मिलने के लिए बॉक्स के अंदर तड़पती है, लेकिन दूसरी तरफ फ्रेडी के दिल को बदलने के लिए प्रोसेस चालू कर देते हैं। वो अकेले रहते समय मार्गरेट उससे बातें करती है। फ्रेडी रोज के याद में रहता है। मार्गरेट उसे रोमांस करती है। फ्रेडी को देखने के इंतजार में एना रोज मर जाती है। वॉचमैन आकर बताता है कि बेल साउंड आया था। डॉक्टर कहते हैं कि उसका जिंदा रहने का चांस ही नहीं है। कल तेज बारिश में जो हवा चली थी उससे बेल बजा होगा, लेकिन फादर को शक है। बॉक्स को ओपन करके देखते हैं। हाथ में बंधी रस्सी नीचे गिरी रहती है, मतलब एना जिंदा थी। उसी ने बेल को बजाया था। पास्टर को पता चल जाता है कि एना रोज को जानबूझ के मारा गया है। फिर कि एना की कहानी खत्म हो गई। मैंने सोचा कि फ्रेडी मार्गरेट से शादी कर लिया होगा। जॉन पूछता है कि फ्रेडी कहाँ होगा। पास्टर कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम, उसके घर का एड्रेस मैं देता हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। एड्रेस को लेकर फ्रेडी के घर जाते हैं। फ्रेडी की माँ डोर ओपन करती है। वो बताती है कुछ साल पहले फ्रेडी के पिताजी मर गए, तभी फ्रेडी यहाँ आया था। उसके बाद हमने उसको देखा भी नहीं। वो कहाँ गया नहीं मालूम। आप लोग कौन है फ्रेडी को ढूंढते हुए यहाँ तक आए हो। जॉन सारे लेटर को फ्रेडी के माँ के हाथ में देता है और कहता है आज तक एना रोज फ्रेडी के लिए लेटर लिख रही है। अगर आपका बेटा आएगा तो आप ये लेटर उसको दे देना। फ्रेडी को ढूंढने का कोई रास्ता नहीं दिखता। वो घर वापस आता है। घर के अंदर आते ही फ्रेडी की बड़ी बेटी मारिया पिन को हाथ में लिए चिल्लाती है, फ्रेडी कहाँ है, फ्रेडी कहाँ है। डेसी मारिया को देख के कहती है कि फ्रेडी एक हफ्ते में वापस आ जाएगा। अपनी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए बोल के वो झूठ बोलती है। फ्रेडी को ढूंढते हुए थक गए जॉन को मारिया की बातें गुस्सा कराती है। वो गुस्से से कहते हैं फ्रेडी नहीं आएगा, वो कहीं चले गया है, किसी लड़की के साथ खुश है, तुम उसे भूल जा। गुस्से से जॉन चिल्लाता है। मारिया को गुस्सा आता है। वो जॉन और डेसी के गले को पकड़कर ऊपर उठाती है। टीटू कहता है अगर आप फ्रेडी को लेकर नहीं आएंगे तो ये लोग मुझे बुला लेंगे। तभी दिखाते हैं कि जमीन के अंदर से एक हाथ टीटू के हाथ को पकड़ रहा है। टीटू ये मुझे बुला रहे हैं बोल के टीटू अपना हाथ देता है। एना रोज सबको मार डालेगी सोचते हैं। तभी बाहर कॉलिंग बिल बजता है। बिल की आवाज सुन के मारिया उन दोनों को छोड़ देती है। जॉन डोर ओपन करता है। बाहर फ्रेडी खड़ा रहता है। दिखने में भिखारी की तरह दिखता है। उसके कपड़े पूरे गंदे रहते हैं। वो बूढ़ा हो चुका है। उसे देखते ही मारिया कहती है फ्रेडी तुम आ गए। वो कहती मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। ये लोग कह रहे थे कि तुम किसी और लड़की के साथ हो, लेकिन मैंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। मुझे मालूम है मेरे फ्रेडी के बारे में। फ्रेडी मारिया के हाथों को पकड़कर रोता है। रोज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दे दिया है। फ्रेडी एना से माफी मांगता है। मारिया बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अगला सीन 3 महीने बाद का दिखाती है। जॉन अपनी फैमिली को लेकर उस घर से बाहर चला गया है। अमीर जॉन से पूछता है कि जब एना रोज को फ्रेडी के बारे में पता चला तो उसने उसे क्या
सजा दी। जॉन सोचता है। वहाँ फ्रेडी को दिखाते हैं। वो पोस्टमैन को रोक के पूछते हैं, एना रोज मेरे लिए लेटर भेजी है क्या? वो रोते हुए पोस्टमैन से लेटर मांगता है। वो उसी घर में पागलों की तरह घूम रहा है। घर के अंदर आते समय बोलते हुए आता है, एना रोज मेरे साथ बात करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दो। जमीन पर गिरकर चिल्ला चिल्ला के रोता है, एना रोज मुझे माफ कर दो। जमीन के अंदर एना रोज उसकी बातें सुन के रो रही है। अभी भी एना रोज फ्रेडी के लिए रो रही है। ऐसे ही मूवी खत्म होती है। कैसे लगी आप लोगों की ये मूवी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली मूवी के साथ। हमारे